हेलो नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है मुंबई में। इस मीटिंग के दौरान 14 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी को नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को, कांग्रेस के नेता के.सी. वेणुगोपाल और डीएमके के नेता टी.आर. बालू। और इनको काम दिया गया कि भाई आप इंडिया गठबंधन के बीच में सामंजस्य स्थापित करिए, क्योंकि कई सारे मतभेद यहाँ पर उभर कर आ रहे हैं। ऐसे में इस कमेटी की मीटिंग शरद पवार के घर पे हो रही है। इस मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग इस समय शरद पवार के घर पे हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल कई सारे नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, ये सभी वहां पर पहुंच चुके। लेकिन टीएमसी का कोई भी नेता यहां पर नहीं पहुंचा। ममता दीदी इस समय देश से बाहर हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी को इस मीटिंग में आना था, पर अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कही जिसकी वजह से टीएमसी में गुस्सा देखा जा रहा है। जब संजय राउत से इसके विषय में पूछा गया तो संजय राउत ने साफ कहा कि ईडी और सीबीआई अभिषेक बनर्जी को इस समय इस मीटिंग में आने नहीं दे रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि टीएमसी इस मीटिंग में ना शामिल हो पाए। लेकिन हम यहाँ पर टीएमसी के लिए एक सीट खाली छोड़ेंगे, जब वो यहाँ पर आएंगे तो इस सीट पर विराजमान होंगे। ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है इस पूरी मीटिंग का, तो जानते हैं इसके विषय में। देखिए, जब संजय राउत से पूछा गया कि क्या आप लोग सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, तो संजय राउत ने कहा कि अब इस सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है या नहीं होनी है, इसके विषय में तो मीटिंग के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की बात यहां पर नहीं होगी। लेकिन बातें जो होने वाली हैं वह है साझा कैंपेन को लेकर। यहाँ साझा कैंपेन को लेकर यह कमेटी यहाँ पर बात करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त रैली को भी लेकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकाला गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे हमें किस तरीके से एक दूसरे की मदद करना है, इसके विषय पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अभी स्पेशल सेशन होने वाला है 18 सितंबर से, उसको लेकर भी यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि आखिर सरकार को हमें किन मुद्दों पर घेरना है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन इस स्ट्रेटजी में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वह राज्यों का एक ग्रुप बना रहा है। आइए बात करते हैं कि राज्यों के इस ग्रुप में आखिर वह बीजेपी और एनडीए की सरकार को किस तरीके से घेरेंगे। देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने 4 ग्रुप बनाए हैं। जहां पर पहला ग्रुप वह है जहां पर बीजेपी बहुत शक्तिशाली है। इसमें 5 राज्य रखे गए हैं और इसे ग्रुप 1 कहा गया है। और कहा गया है कि यहां पर इंडिया गठबंधन मिलकर एनडीए का मुकाबला करेगा। इसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड है। इन सबको मिलाकर 212 सीटें होती हैं और वर्तमान समय में बीजेपी और एनडीए के पास यहां पर 180 सीटें हैं। ऐसे में देखा जाए तो इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति प्रेजेंट टाइम में खराब चल रही है। अगर हम सबसे पहले बिहार चलें तो बिहार में एनडीए के पास पिछले चुनाव में 39 सीटें थीं, लेकिन वह तब था जब जेडीयू एनडीए का पार्ट था। लेकिन जेडीयू हाल में ही इंडिया गठबंधन का पार्ट बना। ऐसे में बीजेपी की हालत बिहार में खराब है। महागठबंधन जिस तरीके से काम कर रहा है बिहार में, उसका असर देखा जा रहा है। एनडीए पिछले चुनाव में 39 सीटें जीता था, लेकिन इस समय ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर बीजेपी 25 सीट भी पहुंच पाएगा। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीटों का तकरार हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों अधिक सीटों की चाह रख रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में समस्या पैदा हो जाए। अब चलते हैं महाराष्ट्र। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र की कंडीशन भी काफी अलग थी। एनडीए वहां पर काफी मजबूत थी, लेकिन जब से शिवसेना 2 भागों में टूटी और वहां पर एनडीए का रसूख लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से शामिल हुए, शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया, इसको लेकर वहां पर एनडीए को लेकर एक निगेटिव फीलिंग देखी जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में जीती गई सीटें इस साल हो सकता है बीजेपी के लिए कम हो जाएं। अब चलते हैं कर्नाटक।
कर्नाटक में इसी साल बीजेपी वहां का विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह हारी। ऐसे में कांग्रेस का यह मानना है कि कर्नाटक में जो हमने विधानसभा चुनाव में चमत्कार दिखाया, इस चमत्कार को हम दोहराएंगे इस लोकसभा चुनाव में। ऐसे में एनडीए के हाथों से यह 3 राज्य सरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। ऊपर से भारतीय प्रधानमंत्री वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में बीजेपी का माहौल यूपी में सेट है। लेकिन घोसी में हुए उपचुनाव के दौरान यह देखा गया कि समाजवादी पार्टी काफी अच्छी टक्कर दे सकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटें मिली थी, वहीं पर 2022 के चुनाव में यह सीट 111 हो गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जब से इंडिया गठबंधन बना है, तो ऐसे में यह मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो यहां पर एनडीए के लिए चीजें आसान नहीं होंगी। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर भी इंडिया गठबंधन की सदस्य दल की सरकार है। जी हां, वहां पर जेएमएम की सरकार है। अभी डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए को वहां पर हार मिली। ऐसे में झारखंड की कंडीशन भी ठीक नहीं है। अगर बीजेपी के 180 सीटों के इस पूरे ग्रुप को देखा जाए तो यहां पर 3 राज्यों की स्थिति बहुत खराब है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। जबकि उत्तर प्रदेश में मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए है। अगर यहां पर इंडिया गठबंधन थोड़ा काम कर दे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ नया चमत्कार देखने को मिल सकता है। दूसरा जो ग्रुप यहां पर इंडिया गठबंधन ने बनाया वह ग्रुप है जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और इसमें आप देखेंगे 3 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। इनमें रखे गए हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां पर लड़ाई केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। ऐसे में यहां पर इंडिया गठबंधन कोई खास मदद नहीं कर सकता। यहां पर कांग्रेस को खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि बाकी सभी घटक दल यहां पे काफी कमजोर हैं। आम आदमी पार्टी इनमें से कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को देखना होगा कि वह आम आदमी पार्टी को कैसे साधती है, जिससे कि वह यहां पर बीजेपी को एक अच्छी टक्कर दे सके। अब बात करते हैं तीसरे राज्य की, जहां पर ना इंडिया है और ना एनडीए है। यहां पर मुख्य रूप से तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। ऐसे में राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, उनको इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन फिलहाल का माहौल अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का टिल्टेशन थोड़ा सा हमको एनडीए की तरफ दिखाई देता है, जबकि तेलंगाना की सरकार अभी किसी की तरफ भी नहीं है। कभी कभी वहां के मुख्यमंत्री इंडिया के लोगों के साथ दिखाई देते हैं और कभी कभी वह एनडीए के लोगों के साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में तेलंगाना किस करवट बैठेगा, इसके बारे में कहना आसान नहीं है। यहां पर चौथा ग्रुप जिसको लेकर सिर्फ फुटबॉल इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है, और वह है जहां पर इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन ही चलेगा। इसमें सबसे पहला आता है केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब। इन सब राज्यों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वर्सेस इंडिया ही चल रहा है। और यहां पर इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा ही सीट शेयरिंग है। यहां पर जितनी भी पार्टियां हैं, उन दोनों के बीच में बवाल हो रहे हैं। चाहे केरल में लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस हो, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस वामदल प्लस कांग्रेस हो, चाहे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो। यहां पर सीट शेयरिंग करवा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। और अगर इंडिया गठबंधन ने इन राज्यों में सीट शेयरिंग के मुद्दे को सॉल्व कर लिया तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जो यह मीटिंग इस समय शरद पवार के घर पे चल रही है, उसका क्या रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा, एनालिसिस करेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सा अमृत उन्होंने मंथन करके निकाला है। तो समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।